ये कहानी है विनीत की। विनीत एक खुशमिजाज लड़का है जिसकी उम्र लगभग 28 साल है। वो मंजीत का ध्यान लेकिन अब भी अपनी बीवी पर कम और बाहर की लड़कियों पर ज़्यादा रहता है। विनीत मंजीत की ट्रिप प्लान को कैंसिल करने वाली आदत से बहुत परेशान रहता है। जब भी चारों दोस्त मिलकर दिल्ली से बाहर घूमने जाने का कुछ प्लान करते हैं, मंजीत हमेशा एंड मोमेंट पे प्लान कैंसिल कर देता था और ऐसा करके मंजीत को बड़ा मज़ा आता था। एक दिन विनीत, सुमित और पवन ने मंजीत को सबक सिखाने की हॉरर स्टोरीज का भी बहुत शौक था। उसने हाल ही में एक उड़ती अफवाह सुनी थी अपने एक दोस्त से। वो न्यूज़ ये थी कि एक डायन है जो टेहरी डैम के पास रात को घूमती है और मर्दों को अपना शिकार बनाती है। वो डायन पहले मर्दों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है, फिर उनसे संबंध बनाती है, फिर उन्हें बुरी तरह बेरहमी से मार डालती है। टेहरी डैम के आसपास के गांव में उस डायन का खौफ बढ़ता जा रहा था। बीते 5 महीने में वो लगभग 13 लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी और सभी मर्दों को मारने के बाद वो डायन उनका खून पी जाती थी। सुनने में आया था वो डायन जब भी किसी को मिलती है तो एक सुंदर लड़की बन के आती है और जिसे देखकर हर कोई उसका दीवाना हो जाता है। इतना सुनकर विनीत की जिज्ञासा हुई उस डायन के बारे में और जानने की, इसलिए विनीत ने टेहरी डैम ही घूमने का प्लान बनाया। विनीत ने मंजीत से कहा कि वो अपनी कार ले चले, पर मंजीत ने मना कर दिया अपनी कार ले जाने को। मंजीत दोस्तों के लिए नहीं, सिर्फ लड़कियों के लिए गाड़ी निकालता था। जब भी दोस्त गाड़ी लेकर चलने के लिए बोलते थे तो यश आदमी ये कहकर टाल देता था कि यार पापा नहीं मानेंगे गाड़ी के लिए। विनीत कहता है, सुन भाई, अगर गाड़ी लेकर चलेगा तो वहाँ मेरी कुछ फीमेल दोस्त भी गई हुई हैं टेहरी डैम के पास घूमने के लिए। मैं उनसे तुझे मिलवा दूंगा और गाड़ी साथ में होगी तो तेरा इंप्रेशन भी जम जाएगा। ये सुनने के बाद मंजीत ने कुछ देर सोचा और हाँ कर दी और घर पर बीवी को और घर वालों को बोला कि अपने काम के सिलसिले से वो 5 दिन के लिए पंजाब जा रहा है, उसे गाड़ी लेकर जाना है। चारों दोस्त सैटरडे नाइट को दिल्ली से निकल जाते हैं और सुबह ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। ऋषिकेश पहुंचकर वो लोग पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और शाम तक वहीं रुकते हैं। फिर विनीत को याद आता है कि आज तो अमावस की रात है और आज ध्यान से जल्दी निकलना होगा। आज डायन से मिलने का चांस ज़्यादा है। वो मन ही मन कहता है कि काश डायन से मन्नू की मुलाकात हो जाए तो इसकी सारी ठरक ख़त्म हो जाए। इतना सोचते ही विनीत सुमित से कहता है, चले भाई चलो अब। हमें रात तक टेहरी डैम पहुंचना है।
और फिर चारों दोस्त तेरी के लिए ऋषिकेश से रवाना हो जाते हैं। रास्ता सुनसान है, रात के लगभग 12 बज चुके हैं। अभी भी टेरी को लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर दिख रहा था जीपीएस में। नेटवर्क न आने की वजह से डायरेक्शन ढूंढने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। रात को पहाड़ी एरिया, अंधेरा, जंगल, सुनसान रास्ते और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। पहाड़ और हवा का शोर चारों को सकपका रहा था। सुनसान जंगल अब चारों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। इतने में ही गाड़ी खराब हो जाती है और वो चारों वहीं फंस जाते हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद वो लोग सोचते हैं कि क्या करें। तभी उन्हें दूर सामने से कोई खड़ा दिखता है। मंजीत कहता है डरते हुए, विनीत देख भाई, वहाँ कुछ है, सामने देख भाई, देखना। विनीत को अंधेरे में कुछ साफ नज़र नहीं आता। सुमित और पवन गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बैठे थे। पवन बोलता है, ये मंजीत पागल हो गया है, इस जंगल में रात को कोई नहीं आएगा। तभी विनीत भी वो साया देखने लगता है और वो साया अब धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ता है। मंजीत डर से गाड़ी लॉक कर देता है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो एक लड़की होती है, जो लड़की उनकी गाड़ी की तरफ आ रही थी। उसने लाल रंग की सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी, बहुत सुंदर लड़की, जैसे एक स्वर्ग की कोई अप्सरा हो। उसे देखकर मंजीत अपना सारा डर भूल गया और तुरंत गाड़ी अनलॉक करके बाहर खड़ा हो गया, जैसे कि वो कभी घबराया ही नहीं। वो लड़की पूछती है, ए जी, इतनी रात को यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो आप लोग? मंजीत मुस्कुराते हुए बोलता है, हम तो खुली हवा का झोंका है। जब मन करता है घूमने निकल पड़ते हैं। बस टेरी डैम घूमने के लिए जा रहे थे और यहाँ अचानक से गाड़ी खराब हो गई। वो बोलती है, धीरे से मुस्कुराती है और मंजीत उसकी सुंदर आंखों को में जैसे खो सा जाता है। ये सब देखकर वहीं 3 दोस्त भी गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। विनीत को डायन वाली कहानी याद आती है और उस लड़की से पूछता है, हमसे हमारा परिचय पूछती हो पर तुमने अपना परिचय नहीं दिया। तुम कौन हो और अकेली इस जंगल में रात को इतना क्या कर रही हो? इतना सज धज के कहाँ घूम रही हो? और पता नहीं जमाना कितना खराब है। पवन मन ही मन कहता है, हाँ, जमाने का सबसे यश आदमी तो मंजीत है, जो अब भी उस लड़की की कमर को एकटक देखे जा रहा था। वो लड़की मुस्कुराकर विनीत से कहती है, मेरा नाम अंजलि का है और ये जंगल ही मेरा घर है। यहाँ मुझे कोई डर नहीं। विनीत घबराते हुए पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? वो हंसते हुए कहती है, मतलब पास ही में मेरे पिताजी की कोठी है, जिसे गांव वाले बड़ी हवेली भी कहते हैं। आज पिताजी और माँ बाहर गए थे और अभी तक लौटे नहीं। बस उन्हीं को देखने बाहर निकल आई और आप लोग मिल गए। विनीत कुछ सोच पाता इससे पहले ही मंजीत उससे बोल पड़ता है, कितनी दूर है तुम्हारा घर? क्या तुम वहाँ चल सकते हैं? वो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, क्यों नहीं, आखिर मुसाफिरों को ठिकाने लगाना ही तो मेरा काम है। इतना सुनते ही सब दोस्त कुछ सन्न हो जाते हैं और कुछ कोई सोच पाता इससे पहले ही देखते ही वह लड़की अपनी दाईं तरफ जंगल में जाने लगती है और मंजीत बिना कुछ सोचे उस लड़की के पीछे जाने लगता है। मंजीत की नज़र उस लड़की की खूबसूरत बदन को निहार रही होती है। विनीत को उस लड़की का पर शक होता है और वो डायन वाली सब दोस्तों को साथ डायन की अफवाह के बारे में बता देता है। इतना सुनते ही पवन का खड़े खड़े पैंट में पेशाब निकल जाता है। सुमित उसे संभालता है और कहता है, अबे डरपोक, पैंट में पेशाब कर दिया, ये सिर्फ अफवाह है, और वैसे भी कौन सी डायन पैंट में सूसू करने वाले के साथ सोना पसंद करेगी? चल अब डरपोक कहीं का। पर पवन और ज़्यादा डरने लगता है। थोड़ी ही देर में वो सब उस लड़की की हवेली पर पहुंच जाते हैं। वो हवेली दिखने में
जितनी बड़ी और शानदार थी उससे कहीं ज़्यादा डरावनी और भयानक भी थी। हवेली के चारों तरफ गुप्त अंधेरा और जंगल के बीच में बस अकेली दिख रही थी। दूर दूर तक ना और कोई घर ना इंसान, सिर्फ जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। एक डरावनी खामोशी, एक अजीब सा सन्नाटा और चारों तरफ हवाओं की आवाज़ें। अब वो लड़की सबको अंदर ले जाती है और हॉल में एक टेबल पर सोफ़ा लगा होता है। सब वहाँ बैठ जाते हैं। सब लोग सोफे में बैठकर हवेली को निहारने लगते हैं। हवेली में बहुत अंधेरा है तो अंजलिका ने कुछ लैंप और मोमबत्ती जला दी। वो कहती है, मैं आप लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करती हूँ। मंजीत मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, आप बस मेरे पास बैठ जाओ। आप बगल में बैठी रहोगी तो आपको देखने से ही पेट भर जाएगा। अंजलिका मुस्कुराकर कहती है, आपका भर जाएगा, लेकिन सबको तो भूख लगी है ना। और वो किचन की तरफ जाने लगती है। ये देखकर मंजीत कहता है, वाह यार, क्या लड़की है, मैंने आज तक ऐसी सुंदर हसीन बला को नहीं देखा। बस एक बार ये हाँ कह दे तो ज़िंदगी रंगीन हो जाए। पवन अब भी डर से कांप रहा था और सुमित और विनीत के बीच में सोफे में दोनों का हाथ पकड़ के बैठा था। इधर वो लड़की सिर्फ 1 मिनट में किचन से वापस आ जाती है, साथ में चाय और खाने का सामान ले आती है। ये देखकर विनीत को समझ नहीं आता कि इसने इतनी जल्दी ये सब किया कैसे। चाय और नाश्ते का इंतजाम सिर्फ 1 मिनट में। खाना खाते वक्त मंजीत और अंजलिका एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वे बार बार एक दूसरों की आंखों में देखकर अपने अंदर की हवस का इजहार कर रहे होते हैं। मंजीत अब पूरी तरह अंजलिका की खूबसूरत आंखों का दीवाना हो गया था और उसे सिर्फ उसके बदन को घूरे जा रहा था। अंजलिका का बदन गोरा और आंखें बहुत खूबसूरत थीं। मंजीत चाहकर भी अपना ध्यान उससे नहीं हटा पा रहा था। अंजलिका भी मंजीत को देखकर मुस्कुरा देती और फिर नज़रें इधर उधर करने लगती। थोड़ी देर में सबका खाना हो जाता है और अंजलिका सबसे कहती है, आप लोग रात में मेरी हवेली में रुक जाइए और सुबह चले जाएंगे। बाहर जंगली जानवर घूमते हैं रात को, आपका बाहर जाना सेफ नहीं। इतना सुनते ही मंजीत खुशी से बोल पड़ता है, हाँ क्यों नहीं, शुक्रिया अंजलिका, आप बहुत प्यारी और खूबसूरत भी हैं, थैंक यू। ये सुनकर वो मंजीत की तरफ देखकर अंजलिका बहुत मुस्कुराने लगती है और एक दूसरे को दोनों देखने लगते हैं। वो सबको सामने से के कमरों में सोने के लिए कह देती है तो चारों दोस्तों को उनका कमरा दिखा देती है और वो खुद ऊपर के कमरे में चली जाती है। वो कमरों में जाते वक्त मंजीत को देखकर मुस्कुराती है और कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ देती है। पूरा बंद नहीं करती अपने कमरे का दरवाज़ा, ना ही लॉक करती है। और ये देखकर मंजीत की हवस बहुत जाग जाती है। वे सबके सामने नींद में होने की एक्टिंग करता है और कमरे में चला जाता है और बाकी सब दोस्त भी एक कमरे में चले जाते हैं। क्योंकि पवन बहुत डरा हुआ था और विनीत को उस लड़की पर शक था, इसलिए वो तीनों दोस्त विनीत, पवन और सुमित एक ही कमरे में रुकते हैं। विनीत मन्नू से भी कहता है, साथ में रह, अलग जगह मत सो, इसी कमरे में साथ में रह, हमारे साथ रह। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, दाल में ज़रूर कुछ काला है, मुझे इस लड़की पर शक है, तू अकेला मत रह, हमारे साथ रह। पर मन्नू मना कर देता है, अबे चुप कर यार, इतनी खूबसूरत लड़की पे शक करता है, पागल है। एक तो उसने हमें अपने घर में रहने को जगह दी, इतनी प्यारी लड़की, उसने हमें खाने को दिया, चुपचाप जाकर सो जाओ तुम दोनों, डरपोक कहीं के। मैं अकेला सोऊंगा अपने कमरे में, मुझे नींद आ रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये कह के मंजीत धड़ाम से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और पवन, विनीत और सुमित एक कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मंजीत देखता है सब सो गए हैं और धीरे से अपने कमरे से निकलकर अंजलिका के कमरे की तरफ, ऊपर की तरफ जाने लगता है। वो बिना नॉक करे ही अंजलिका के कमरे में चला जाता है और वहाँ देखता है अंजलिका अपने बिस्तर पे लेटी हुई है और बहुत कामुक नज़रों से मंजीत को देख रही थी। अंजलिका कहती है, बड़ी देर लगा दी आपने आने में, मैं तो कब से आप ही का इंतज़ार कर रही थी।
इतना सुनते ही मंजीत अंजलिका को बहुत करीब चला जाता है और हवस की आग में दोनों अपना आप का भूल जाते हैं और सारी हदें पार कर एक दूसरे से लिपट जाते हैं। थोड़ी देर में नीचे कमरे में पवन की आँख खुलती है। वह अब भी बहुत डरा और सहमा हुआ था, तो किसी के दर्द के कराहने की आवाज़ पवन को आने लगती है। वो आवाज़ बड़ी ही दर्दनाक और डरावनी थी। वो झट से सुमित और पवन को जगाता है। सुनो, उठो जरा तुम दोनों, ये आवाज़ सुनो। विनीत सुन, सुमित सुन, सुनो, क्या तुम्हें भी उस किसी लड़के के दर्द के कराहने की आवाज़ आ रही है? सुनो, सुनो ना। आवाज़ सुन के तीनों दोस्त मंजीत के कमरे की तरफ भागते हैं और वो देख के हैरान हो जाते हैं कि मंजीत अपने कमरे में नहीं था। ये देखकर पवन फिर बहुत डर जाता है और आवाज़ ऊपर अंजलिका के कमरे से आ रही होती है। वो तीनों भागकर अंजलिका के कमरे में जाने लगते हैं और जो वो देखते हैं उसके बाद उनके पैरों की ज़मीन खिसक जाती है। कमरे में अंजलिका नहीं, एक डायन है जो मंजीत को धीरे धीरे अपने पैने नाखूनों से मंजीत को काट रही होती है और उसके छाती पर बैठी होती है। मंजीत लहूलुहान होता है, दर्द से करारा होता है, उस डायन से रहम की भीख मांग रहा होता है। कह रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो। पर वो डायन धीरे धीरे उसके बदन को काट रही होती है। वो डायन मुस्कुरा कर कहती है विनीत की तरफ देखकर, इसके खून में वो बात नहीं। अब तुम तीनों में से कौन मेरी प्यास बुझाएगा? ये देखकर पवन फिर से पैंट में पेशाब कर देता है। विनीत पवन को लेकर बाहर भागने लगता है और सुमित भागकर उस डायन के पास रखा लैंप उस पर फेंक देता है, जिस लैंप में मिट्टी का तेल होता है, जिससे उस डायन के बालों में आग लग जाती है। और इधर सुमित मंजीत को संभाल कर उठाता है और गाड़ी की तरफ बिना सोचे भागने लगता है। चारों दोस्त बिना सोचे गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि अब वहाँ पीछे ना ही वो हवेली थी और ना ही वो लड़की जो उनके पीछे भाग रही थी जलते हुए बालों से। विनीत गाड़ी स्टार्ट करता है और बिना कुछ सोचे गाड़ी दिल्ली की तरफ मोड़ देता है। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा होता है। वो लोग सुबह ही पहली किरण के साथ ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। विनीत रात भर नॉन स्टॉप गाड़ी चलाता है और सुबह की पहली किरण के साथ किसी तरह वो लोग ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में मंजीत को एडमिट करा के उसका इलाज कराते हैं और फिर वो लोग दिल्ली के लिए वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इस घटना को अब छः साल हो गए हैं। इस घटना के बाद मंजीत पूरी तरह बदल गया है और आज भी उसके जहन में उस डायन का खौफ रहता है और वो उत्तराखंड जाने से मना कर देता है। और वो लड़कियों के पीछे नहीं भागता, सिर्फ मंदिरों में पूजा पाठ करता हुआ ही नजर आता है। दोस्तों से भी कम ही मतलब रखता है। विनीत भी किसी से उस घटना को बता नहीं पाता, बस अपने जहन में उस खौफनाक रात को और उस डायन की तस्वीर को आज भी बस बुलाने की कोशिश करता है।